यस। अभी आवाज जा रही होगी। गुड। हम लोग बेसिकली शासन का इतिहास पढ़ रहे थे, ऐतिहासिक विकास। और इस क्रम में भारत में किस तरीके से क्रमागत रूप से शासन का विकास हुआ उसकी चर्चा कर रहे थे। आधुनिक दौर में प्रवेश कर गए थे। आधुनिक दौर में प्रवेश करने का मतलब, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जाहिर सी बात है हमारी अंतरिम सरकार का गठन हो गया। और यही वो दौर था जब हम भारतीय अपने संविधान के निर्माण का भी कार्य कर रहे थे। ये तय था कि संविधान में कौन कौन से तत्व जोड़े जाएंगे। कहने का मतलब, उदार लोकतांत्रिक तत्व तो होंगे ही होंगे। ये पहले से ही तय था, क्योंकि हमारे स्वाधीनता सेनानी उदार लोकतांत्रिक मूल्यों को जेहन में रखते हुए भारतीय स्वाधीनता लड़ाई लड़े थे। ये तय था कि हम जो भी संवैधानिक योजना तैयार करेंगे उसमें समानता की अवधारणा होगी, लोकतंत्र की अवधारणा होगी, स्वतंत्रता की अवधारणा होगी, बंधुता का भाव होगा, न्याय को स्थापित करेंगे। ये तमाम मूल्य पहले से ही सुनिश्चित थे, और ये सब के सब उदार लोकतांत्रिक मूल्य कहलाते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है पिछली क्लासेस में कि उदार लोकतांत्रिक मूल्य बेसिकली संविधानवाद का सृजन करते हैं। संविधानवाद का। और जिस देश में उदार लोकतंत्र होगा वहाँ आवश्यक रूप से या तो सरकार का संसदीय रूप आपको देखने को मिलेगा या फिर अध्यक्षीय। और कहीं कहीं देश की विशिष्ट परिस्थितियों की वजह से संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों ही सरकारों के मिले जुले गुण देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम राज व्यवस्था की तरफ आते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेचर ऑफ पॉलिटी कहते हैं, तो राज व्यवस्था की लिहाज से या तो आपको एकात्मकता दिखेगी या फिर संघात्मकता, या फिर अगेन मैं कहूँगा देश की विशेष परिस्थितियों की वजह से व्यवहार में अर्धसंघात्मकता। तो हम लोगों ने सरकार के बारे में पढ़ लिया था कि संसदीय सरकार क्या होती है, भारत की संसदीय सरकार का क्या अभिप्राय है। और ये जाना था कि भारतीय संसदीय सरकार के अंदर अन्य संसदीय सरकारों की ही तरह कार्यपालिका विधायिका के गर्भ से निकलती है। इसे सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना, और कार्यपालिका अपने अस्तित्व में तभी तक बनी रह सकती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता रहेगा। ये बात मैं सामान्य रूप से आपको बताया था। अगर विशिष्टता के साथ इसकी बात करूं तो सीधे कहेंगे कि केंद्रीय स्तर पे जब हम भारत की संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। और यह मंत्रिपरिषद तब तक अपने अस्तित्व में कायम रहती है जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होते रहता है। इतनी बात हम लोग कर लिए थे। अब सीधे हम आएंगे राज व्यवस्था की प्रकृति की तरफ, क्योंकि अभी आपको सारे में की कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जिससे गवर्नेंस के टॉपिक को बड़ी आसानी से आप आत्मसात कर सकें। क्योंकि आगे जब मैं चर्चा करूंगा कि भारत में सिविल सेवाओं की उत्पत्ति, इतिहास, सिविल सेवाओं के समक्ष चुनाव, और आपको संविधानवाद के बारे में मालूम ही नहीं है, भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में मालूम ही नहीं है, भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति आप जान ही नहीं रहे हैं, तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सपोज थोड़ी देर के लिए कि भारत के अंदर सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की पेशकश पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम में की गई। अब ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि 1833 का चार्टर अधिनियम आप पढ़े होंगे, है ना। यहीं पर बात आएगी कि भाई शुरुआती दौर में जब कार्नवालिस के प्रयासों से हमारे यहाँ सिविल सेवा की नींव रखी गई, तो प्रारंभ में कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग कॉलेज बनाने की बात कही गई। लेकिन कंपनी का जो निदेशक मंडल था उसने इसे खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में हेलीबरी सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉलेज, है ना। अब आपको निदेशक मंडल के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना।
और फिर आगे चलकर देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, उसके प्रयासों से हेली बेरी के अंदर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट भी मालूम होना चाहिए। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। हाँ, मैं इनका रेफरेंस देते हुए निकल जाऊंगा। ठीक, मैं ये भी मानकर चलता हूं कि आप भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति से भी परिचित होंगे, है ना, नेचर ऑफ पॉलिटी। तो देखिए और उसके बाद मैं संक्षेप में दोनों हेडिंग आपको लिखवा भी दूंगा, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, फिर भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति। कहें तो संसदीय शासन प्रणाली पहले लिखवा ही दूं, क्या कह रहे हैं कि बाद में? बाद में एक ही साथ लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा भारत में नियोजन में पढ़ाऊंगा, प्लानिंग इन इंडिया, है ना। इसी समय आपको नव उदारवादी संकल्पना से परिचित कराऊंगा। फिर हम लोग आगे दो चार सवाल करने के बाद फिर मूव करेंगे। ठीक है। उदार लोकतंत्र। अच्छा, एक बात और, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित आपके अंदर कोई जिज्ञासा जागृत हो रही है कि कुछ और जान लेना चाहिए, तो संकोच मत करिए, पूछ लीजिए। जैसे मान लोकतंत्र बोल रहा हूं तो आप कह सकते हैं ना कि सर ये बार बार लोकतंत्र की पूंछ क्यों लगा देते हैं उदार, सीधे लोकतंत्र लिखिए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि उदार लोकतंत्र लिख रहे हैं, कोई और भी लोकतंत्र होता है क्या? चलिए मान लिया होता है, तो क्या होता है, ये आपको पूछना चाहिए ना। तो संकोच मत करिए, पूछ लीजिए। क्लास के दौरान अगर संकोच हो रही है तो क्लास के बाद भी यहाँ मैं 5-10 मिनट रुके रहूंगा, आप बेझिझक आके पूछ लीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि मैं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन हियर एंड देयर टाइप जो चीज़ें हैं वो आपको पूछना चाहिए, है ना। उदार लोकतंत्र ये बेसिकली संविधानवाद की अवधारणा पर आधारित लोकतंत्र है। आपको बताऊं, दुनिया में इसी को आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं, इसी को आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र, है ना। इसमें उदार लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। उदार लोकतांत्रिक मूल्य बोले तो यही न्याय की संकल्पना, स्वतंत्रता की संकल्पना, निष्पक्ष न्यायपालिका, तटस्थ नौकरशाही वगैरह वगैरह, ये आधुनिक लोकतंत्र है। जिस देश में आधुनिक लोकतंत्र होगा, वैसे आपको बता दूं यही लोकतंत्र दुनिया में लोकप्रिय भी है सबसे अधिक। मार्क्सवादी लोकतंत्र तो इन्हें गिने देशों में आपको मिलेगा, 2-3 देशों में। यही लोकतंत्र का लोकप्रिय रूप है। आज दुनिया में यही लोकतंत्र का लोकप्रिय स्वरूप है। यही कारण है कि कई बार इससे अलग किसी लोकतंत्र की बात होती है तो हम उसका परीक्षण भी नहीं करते, एक झटके में कह देते हैं ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि दिलो दिमाग में ये लोकतंत्र इतना छाया हुआ है, समझ रहे हैं, इतना लोकप्रिय है। अब इसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जहां भी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां पर अगर हम सरकार की बात करें तो या तो संसदीय सरकार होगी या फिर अध्यक्षीय सरकार, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दोनों का मिला जुला रूप, जिसको क्या बोलेंगे, आप चाहें तो अर्ध अध्यक्षीय बोल दीजिए, चाहे तो अर्ध संसदीय बोल दीजिए, क्योंकि वो कोई औपचारिक नामावली नहीं है, औपचारिक यही है। और यहीं पर जब हम राज व्यवस्था की प्रकृति की बात करते हैं
राज व्यवस्था की प्रकृति, तो आपको या तो एकात्मक प्रकृति दिखेगी या फिर संघात्मक। संघात्मक, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वैसे अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक अगेन मैं कहूंगा ये औपचारिक नामावली नहीं है ना। ठीक, इसको समझते चलिए। इसके बाद मैं लिखवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी आपके नोटबुक में सप्लाई होने से नहीं रुकेगा। पहले एक डायमेंशन को तो पूरा करते हैं, तब तो उसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। एक बार समझ विकसित हो जाएगी तो फिर आप खुद से भी लिख सकते हैं, दूसरों को लिखवा सकते हैं। हाँ, समझ पे फोकस करिए, और कहीं भी कुछ भी डाउटफुल आपको लगे, यहाँ पर थोड़ी एम्बिग्विटी रह गई, उतनी क्लैरिटी नहीं आई, पूछिए, आस्क मी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना पूछना है। मैं कभी हिचकूंगा नहीं आपको बताने से। आगे बढ़ो, इसको लिख लिया आपने। ठीक, अब इसको छुपा दीजिए, अब सीधे आ जाइए राज व्यवस्था की प्रकृति की तरफ। देखें, जहां भी राज व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप दिखेगा, ध्यान रखिएगा, शासनिक, प्रशासनिक, परिक्षेत्र में केंद्रीकरण व्याप्त होगा। शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में क्या होगा? केंद्रीकरण, मतलब आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखेगी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, शासन की जो भी इकाइयां होंगी वो अपनी केंद्रीकृत प्रकृति को या केंद्रीकृत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेंगी। यानी जो भी शक्तियां होंगी केवल व केवल उन्हीं के पास केंद्रित होगी। तो शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में केंद्रीकरण व्याप्त होगा, और जहां संघात्मकता होगी वहां क्या होगा? शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में विकेंद्रीकरण व्याप्त होगा। विकेंद्रीकरण, ठीक है। शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में आपको डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अब जरा इस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी और डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को, यानी केंद्रीकृत प्रवृत्ति और विकेंद्रीकृत प्रवृत्ति, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी देश में एक ही सरकार है, एक ही सरकार है, और शासन की सारी शक्तियां इसी में निहित है। शासन की सारी शक्तियां इसी के पास है। इसका मतलब कि शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण। दूसरी बात, यहां आप देखेंगे एकल संविधान होगा। एकल संविधान यानी एक ही संवैधानिक योजना होगी। एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल कार्यपालिका, एकल विधायिका। जब एक ही सरकार है तो जाहिर सी बात है एक ही सेट होगा गवर्नमेंट ऑर्गन्स का। एकल कार्यपालिका, एकल विधायिका, एकल न्यायपालिका। हाँ, यहाँ पर सरकार को शासनिक प्रशासनिक क्षेत्र में मदद करने के लिए स्थानीय सरकारें होती हैं, जिनको आम बोलचाल की भाषा में चाहें तो आप प्रांतीय सरकार भी बोल सकते हैं, लेकिन घोषित रूप से उन्हें ऐसा कुछ दर्जा हासिल नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में वहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं काउंटीज कह के बोला जाता है।
तो कई बार लोग बोल देते हैं कि ब्रिटेन के प्रांतों को काउंटीज कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से काउंटी क्रिकेट सुना है ना? हाँ, वो जस्ट लाइक हमारा जो रणजी क्रिकेट है स्टेट लेवल, उसी टाइप का होता है। तो काउंटीज जो है वहाँ, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटेन के स्थानीय निकाय या वहाँ के प्रांत, वो केंद्र सरकार के साथ नज़र से नज़र मिलाकर ये नहीं कह पाते कि शासन के क्षेत्र में हम तुम्हारे साथ साझेदार हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर अगर कोई प्रांत होगा या स्थानीय निकाय होगी, उसके पास स्वायत्ता नहीं होगी। हाँ, यूएसए में बच्चे फेडरलिज्म है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिटरिज्म की, एकात्मकता की। क्लियर है? वहाँ संघात्मकता है ना। अब क्या आपको यूएसए की तरफ जाने की जरूरत नहीं है? एक्सीलरेटर पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एक्सीलेटर समझ रहे हैं? स्पीड। आप अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा लिए और एकात्मकता से छलांग लगा के कहाँ चले गए? हाँ, अभी इसको ध्यान से समझिए। चलिए, कोई नहीं, ऐसा होते रहता है। हम लोग इंग्लैंड की बात कर रहे थे, अमेरिका की नहीं। अब सब कुछ यूनिट ईयर होगा, कोई टू टीयर सिस्टम। इसको कहते हैं कि जो एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था है, इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ मोनोइज्म। मोनोइज्म मोनोइज्म मीन्स इट ऑलवेज टॉक अबाउट वन वन इट ऑलवेज टॉक अबाउट सिंगुलैरिटी। ये एकलता का द्योतक है। एकलता का। सरकार एक होगी, सरकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही सेट होंगे, एक ही विधायिका, एक ही कार्यपालिका, एक ही न्यायपालिका। हो सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों को या कार्यपालिका के दायित्वों के निर्वहन के लिए स्थानीय स्तर पे कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए, और जो स्थानीय स्तर पे अरेंजमेंट होगा, उसको कुछ कार्यपालिका शक्तियां भी दी जाएंगी, लेकिन संविधान के सौजन्य से नहीं, सरकार के सौजन्य से। तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन नहीं होता है, यहाँ पर शक्ति का विस्थापन होता है, शक्ति का हस्तांतरण होता है। देखिए क्या होता है यहाँ एकात्मकता में। बड़ा ही सैद्धांतिक पक्ष है यहाँ जानना। देखिए, किसी भी देश का संविधान, जाहिर सी बात है शासन की शक्तियाँ इसी में निहित होती है, क्योंकि लोकतंत्र है। तो जनता ही संविधान तैयार करेगी, और जनता ही संविधान को शासन की शक्तियां देगी और कहेगी कि शासन के जो भी निकाय है, जो भी इकाइयां हैं, संविधान के संबंधित प्रावधानों से ही शक्तियां ग्रहित करेंगी। ठीक है? ये संविधान संविधान शासन की जो शक्तियां हैं, ये किसको हस्तांतरित कर देगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। अब हो सकता है यहां पर प्रांतीय सरकारें या स्थानीय सरकारें भी हो। संभल के। प्रांतीय सरकारें अथवा स्थानीय सरकारें। अब देखिए, संविधान ने शक्तियां किसे हस्तांतरित किया? केंद्र। अब पूरी तरह केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि शासन की शक्तियां प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकारों को कब और किस अनुपात में दिया जाए। अब आप ही बताइए, क्या प्रांतीय सरकारें या प्रांत कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व तो स्वायत्त है? कहीं से भी स्वायत्ता है? नहीं है, कोई स्वायत्ता नहीं है। ये एकात्मकता का सैद्धांतिक पक्ष है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, अब लगे हाथ यही संघात्मकता का सैद्धांतिक पक्ष समझ जाओ, फिर हम भारत की राज व्यवस्था में आ जाएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आप ही बताइए, क्या यहां शक्तियों का विभाजन हो रहा है? नहीं, शक्तियों का विभाजन नहीं हो रहा है। एकात्मकता में शक्तियों का विभाजन नहीं होता। ठीक। समझते के साथ बोर्ड वर्क कर लीजिए, संक्षेप में बिल्कुल गद्यात्मक शैली में, पैराग्राफिक मैनर में आपको लिखवा दूंगा मैं। हाँ, लिखते समय भाई थोड़ी आपको असुविधा हो सकती है स्पीड मैच को लेकर, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आराम आराम से लिख पाऊँ। ठीक है। चलो, संघात्मकता।
वास्तविकता में आपका संविधान है, संविधान। केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या करेगा? वेरी नाइस। शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही कहा आपने। शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। कौन सी शक्तियां? शासन की शक्तियां, शासन की शक्तियां। अच्छा आप ही बताइए, जब बंटवारा किया जाएगा तो बंटवारे के कितने तौर तरीके हो सकते हैं? दो। तो दो होंगे, तीन नहीं। हाँ, कोई नहीं, अभी सुस्पष्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए जब शक्तियों का बंटवारा होगा, चलिए मैं केंद्र के लिए सी लिख देता हूँ, चलेगा? सेंटर। और स्टेट्स के लिए एस। यही बंटवारा कर लेते हैं, कर देते हैं। बंटवारे का जो पहला तरीका होगा, संभव है संविधान ने शासन की अधिकाधिक शक्तियां केंद्र को दे दिया और कम से कम शक्तियां। क्लियर है ये बात? ये एक तरह का बंटवारा हुआ। दूसरे तरह के बंटवारे में क्या होगा? सेंटर और स्टेट्स हो सकता है दोनों को लगभग बराबर शक्तियां दे दे। और तीसरे तरह का भी एक बंटवारा होता है जहां सेंटर को कम और स्टेट्स को, यही तीन तरह से, कुछ भी बांटना हो तो यही यही तीन तरह से बांटा जा सकता है। चौथा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। और देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि संघात्मकता के अंदर विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण तभी होगा जब बंटवारा होगा। और बंटवारे के कितने तरीके? तीन तरीके। लिहाजा विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के भी तीन तरीके, यानी संघात्मकता के भी तीन रूप। यहीं से संघात्मकता के तीन रूप निकल कर आते हैं। ये ऊपर वाला जो रूप है, ये आपको भारत में दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नीचे वाला रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखेगा। और सबसे नीचे वाला रूप आपको यूरोपीय संघ में दिखेगा, अफ्रीकी संघ में दिखेगा, भूतपूर्व सोवियत संघ में, भूतपूर्व सोवियत संघ इत्यादि। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसे। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर वाला भारत में, भारत को भी तो संघ कहा गया है भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक क्या कहता है? इंडिया यानी भारत राज्यों संघ होगा। और देखिए, यूरोपीय संघ, यहां भी हमने संघ शब्द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये भाषाई परिप्रेक्ष्य में किया गया है। समझ रहे मेरी बात? पॉलिटिकल साइंस के भाषा के संदर्भ में नहीं, बल्कि जो सामान्य जिसको भाषा कहते हैं, भाषा साहित्य, अगर भाषाई लिहाज से देखें तो संघ, परिसंघ, महासंघ, ये जो है ना, पर्यायवाची शब्द हैं सारे के सारे। समझ रहे हैं मेरी बात? पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी में इन्हीं के लिए यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, ऐसे करके। तो जब भी संघात्मकता की बात होगी और कोई कहे भारतीय संघ, तो आपको अंदर खाने में झांकना होगा। भारतीय संघ को यूरोपीय संघ की तर्ज पे आप परिभाषित, मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये भाषा की जादूगरी है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि मैं कहूँ कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूरोप इज ऑल्सो हैविंग इट्स यूनियन, यूरोपियन यूनियन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो संरचना है, मतलब ये वाला पैटर्न जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी की तुलना में पार्टिसिपेंट्स, सहभागियों की शक्तियां अधिक होगी, है ना? अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो ये व्यवस्था आमतौर पे बोलचाल की भाषा में महासंघीय व्यवस्था कहलाती है। महासंघीय। हालांकि महासंघ की जगह संघ लिखकर प्रस्तुत किया जा सकता है, परिसंघ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो एक एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी है वो इसके लिए महासंघ है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, महासंघ।
अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फेडरेशन। 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 अब क्यों कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, क्यों ये एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी है? इसलिए जैसी व्यवस्था आप यहां देख रहे हैं, सेंटर से अधिक पावरफुल स्टेट्स, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना की विशेषता है। और स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना वहां की राज व्यवस्था को खुल्लम खुल्ला स्विस महासंघीय व्यवस्था कहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहीं से ये टर्म डिराइव किया गया है। आप कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके होंगे, यूनिट नंबर 4। हाँ, तो वहां पर ये जरूर पढ़े होंगे। दूसरी बात, सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास बराबर की शक्तियां। अब जहां बराबर की शक्तियां हो, वो कौन सा मॉडल एग्जाम्पल है? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही देखा जाता है, सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास बराबर की शक्तियां। और अमेरिका अपने राज व्यवस्था को किस नाम से संबोधित करता है? यूएस फेडरेशन। यूएस फेडरेशन। तो जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास एक समान शक्तियां हो, उसे आप क्या बोलेंगे? फेडरेशन। और इस फेडरेशन के लिए जो हिंदी मतलब सबसे ज्यादा हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है परिसंघ। परिसंघ। लेकिन इसकी जगह महासंघ भी लिख दिया, तो आप ये मत समझिएगा कि तूफान आ गया। लिखा जा सकता है, क्योंकि वो भाषाई रूप से लिखा गया है। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। ऊपर वाला, ये वाली व्यवस्था तो आपको केवल व केवल भारत में दिखती है। भारत में, मतलब ऐसी संघात्मकता दुनिया में कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है, आपको बताता हूं। देखिए, तीनों अरेंजमेंट आपने देख लिया। पहला अरेंजमेंट क्या था? पावरफुल है, ये पहला अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है आपको? भारत में। दूसरा, सेंटर और स्टेट्स दोनों बराबर की शक्तियां रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ 3 और 4 भी बराबर हो सकते हैं। 2+3=5 की जगह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना? तो कहा जाता है कि अमेरिका में केंद्र व राज्य दोनों बराबर की शक्तियां रखते हैं। लेकिन आपको मैं एक हिडन सीक्रेट बता रहा हूं, वहां भी राज्य केंद्र से मजबूत हैं। क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? राज्यों के पास। लेकिन मान लिया जाता है कि लगभग बराबर की शक्तियां हैं। तीसरी बात, एक ऐसा डिवीजन जहां सेंटर की तुलना में स्टेट्स पावरफुल है ना। ये वाली ये वाली व्यवस्था कहाँ है? आप कह सकते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में यूरोपीय संघ, ब्ला ब्ला ब्ला। भूतपूर्व सोवियत संघ, यूरोपीय संघ, इत्यादि इत्यादि। चेंज करना होगा, कर दीजिए। हाँ, कभी कभी ये व्यवधान पैदा कर रहा। आराम से पढ़ाओ, है ना। और साथ में ये धमकी भी दे रहे हैं कि नहीं तो हमें दूसरा बैच लेना पड़ेगा। ऐसा करके आप कौन सा मुझे देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, या फिर कौन सा मुझे रंक बना देंगे आप? आपकी भाषा शैली बता रही है कि आपका भविष्य क्या है। समझ रहे हैं? नज़रों के सामने नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं। टेक्नोलॉजी का सम्मान करें, और इसके माध्यम से जो सुविधा आपको मुहैया कराई जा रही है, उसकी इज्जत करें। ये वक्त एक बार निकल जाएगा ना, फिर लौट के नहीं आएगा। ठीक है, आप जैसे बच्चों को पिछले 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ।
तो कोशिश करिए कि मेरी क्लास में कम से कम बकैती तो ना ही करें। हाँ, मैं विशुद्ध रूप से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। अगर आप पढ़ने में विश्वास रख सके तो आईवी-डीवी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, मैं चाह कर भी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा। ज्ञान की बातें समाप्त, टॉपिक पे आ जाइए। देखिए, देखिए मैं यही समझा रहा था आपको। ये जो जो दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, जिसको हमने क्या लिख दिया सामान्य भाषा में, इसको चूंकि इंडिया अपने को संघ कहता है तो हमने इसे संघ लिख दिया। लेकिन इंडिया को परिसंघ भी कोई लिख सकता है, महासंघ भी लिख सकता है, परेशान नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि ये भाषाई जालबून है। यूएसए को परिसंघ, ये सबसे लोकप्रिय टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, परिसंघ। और इसको महासंघ, महासंघ। अब ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, परिसंघ और महासंघ, ये बेसिकली राज्यों की पहल पर बनी हैं। राज्यों की पहल पर, राज्य कह सकते हैं अलग अलग देश, अलग अलग देशों ने एक साथ योजना बनाई, चलो ना हम एक साथ संगठित हो जाते हैं। संगठित होकर शायद हम अपने पृथक पृथक हितों की तुलना में संयुक्त हितों को आसानी से हासिल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि अलग अलग देशों के एक जैसे हित हैं, एक जैसे इंटरेस्ट हैं, तो चाहेंगे ना कि हम एक साथ एकत्रित हो जाएं। एकत्रित होकर जब कंसर्टेड एफर्ट्स लगाएंगे, जब आप साझा प्रयास करेंगे, तो हो सकता है अपने हितों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके, साध सके। तो इसी भावना से आपको बताऊं, पार्टिसिपेंट्स, सहभागी, ये आपस में डिसीजन लेते हैं कि हम चलो एक हो जाएं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई देश है या स्टेट कह लीजिए, पार्टिसिपेंट, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और भी हो सकते हैं। इन सब ने डिसाइड किया कि हम एक साथ मिलकर एक केंद्रीय निकाय का गठन करते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहां पर जो सेंटर तैयार हो रहा है, तो सेंटर ये किसकी पहल पे तैयार हो रहा है? इसके सदस्यों की पहल पर, सहभागियों की पहल पर, प्रतिभागियों की पहल पर, पार्टिसिपेंट्स की इनिशिएटिव पे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जाहिर सी बात है, ये अपने साझे हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये जो भी सेंट्रल सिस्टम को डेवलप करेंगे, वो आपस में किसी न किसी वैधानिक समझौते के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपस में वैधानिक समझौता करेंगे। और मान लीजिए कि वैधानिक समझौते के तहत इन्होंने डिसाइड किया, जितनी शक्तियां हमारे पास है उतनी ही शक्तियां हम सेंटर को भी देंगे। प्लस हम पार्टिसिपेंट्स एक बार जब इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, एक बार जब हम सेंटर का निर्माण कर देंगे, एक बार जब हम फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, तो फिर कभी इस स्ट्रक्चर से बाहर, यानी बॉन्डिंग परमानेंट हो गई, शक्तियां बराबर बराबर हो गई। अगर ऐसी शर्त बनी तो समझ जाइए क्या तैयार होगा? परिसंघ। अमेरिका में ऐसा ही है, सेंटर और स्टेट्स के पास बराबर की शक्तियां हैं। स्टेट यूएस फेडरेशन से सीसीड नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, तो समझौते की शर्तें मैं यह लिख दूं। हाँ, केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य, क्योंकि डिक्टेशन के समय इनके बारे में मैं नहीं लिखूंगा, आपको केवल इंडियन यूनियन के बारे में लिखूंगा, है ना। केंद्र तथा राज्य दोनों के पास बराबर की शक्तियां होंगी। केंद्र तथा राज्य दोनों के पास बराबर की शक्तियां होंगी। दूसरी विशेषता क्या है इस वैधानिक समझौते की? राज्य कभी भी केंद्र से पृथक, यानी अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए कि जो भी समझौता हुआ,
इसकी पहल पर समझौता हुआ, सेंटर की पहल पर कि राज्यों की पहल पर? बहुत शानदार, बहुत शानदार, अब सब लोग समझ पा रहे हैं, राज्यों की पहल पर हुआ। चलिए, ऐसी व्यवस्था क्या कहला गई? मैंने यहाँ लिखा है परिसंघ। ठीक। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए ऐसे ही चार पांच देश हैं, S1, S2, S3, S4, S5। इन सब ने आपस में योजना बनाई, क्यों ना हम एक हो जाएं और एक सेंट्रल यूनिट का गठन करें। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन इसके लिए जो इन्होंने पहल की, चूंकि पहल यहां भी किसकी तरफ से हो रही है? राज्यों की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से। तो पहल हुई तरफ से, और इस पहल के तहत इन्होंने आपस में वैधानिक समझौता किया। यहां भी वैधानिक समझौता हुआ, लेकिन वैधानिक समझौते की शर्त क्या रखी गई? वैधानिक समझौते की शर्त, पहली शर्त यह रखी गई कि सहभागियों के पास केंद्र की तुलना में अधिक शक्तियां होंगी, यानी राज्यों के पास केंद्र की तुलना में अधिक शक्तियां हो। दूसरा, राज्य यदि चाहें तो केंद्र से अपने को अलग कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी, जैसे कुछ हर्जाने की राशि जमा करनी पड़ेगी, या कुछ समय की पूर्व अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। ये सब होता है। कैसे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का एग्जिट हो गया, इसके लिए उसे मुआवजा देना पड़ा था, है ना? तो लिख सकते हैं कि कुछ औपचारिकताएं, जैसे कुछ औपचारिकताएं, बोर्ड वर्क आपको दिख रहा है ना साफ साफ सबको? गुड। कुछ औपचारिक, ऐसे पूर्व अधिसूचना जारी करके, या फिर कुछ हर्जाना जमा करके कोई भी देश महासंघ से महासंघ से अलग हो सकता है, महासंघ से अलग हो सकता है। महासंघ से अलग हो सकता है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि परिसंघ और महासंघ में किसका विघटन हो सकता है, वेरी नाइस, परिसंघ का विघटन नहीं होगा, क्योंकि कानूनी समझौते की शर्तें ही कुछ ऐसी है। ठीक है। अगर विघटन हो गया, कोई अलग होने की कोशिश किया, तो समझ लीजिए कि वैश्विक बिरादरी में उसकी कोई पहचान नहीं बचेगी। ऐसी शर्तें होती है। चलिए, अब सीधे आते हैं हम भारत की व्यवस्था पर। ये दोनों तो आपने समझ लिया। ठीक। अब देखिए, भारत के अंदर भी सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवीजन ऑफ पावर है ना, शक्ति का विभाजन। और जब शक्ति विभाजन देखते हैं तो किस तरह का है? सेंटर के पास स्टेट्स की तुलना में ज्यादा शक्तियां हैं। अब यहाँ पहली बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो राज्य सरकारों का गठन हुआ, राज्य सरकारों का गठन वो केंद्र की पहल पर हुआ। यानी जो भारतीय संघ बनता है वो किसकी पहल पर? केंद्र की पहल पर। भारतीय संघ केंद्र की पहल पर
गठित होता है या गठित हुआ है। अच्छा, अमेरिकी संघ हो या यूरोपीय संघ या भूतपूर्व सोवियत संघ, वे सब किसकी पहल पर गठित हुए? राज्यों की पहल पर। पहला अंतर देख रहे हैं? हाँ। ऐसा सिस्टम, ऐसा फेडरल अरेंजमेंट दुनिया में कहीं नहीं दिखता, ये केवल यहीं पर दिखता है। तो भारतीय संघ केंद्र की पहल पर गठित हुआ। दूसरी बात, अब जब अकेले केंद्र की पहल पर गठित हुआ तो वैधानिक समझौते जैसी कोई बात ही नहीं होगी। अब केंद्र किसके साथ वैधानिक समझौता करेगा? राज्य की पहल पर जब गठन हो रहा था तो कई सारे राज्य हुआ करते थे, उन्हें आपस में वैधानिक समझौता करनी थी। यहां पर कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य राज्यों के मध्य हुए किसी वैधानिक समझौते का परिणाम नहीं है। किसी वैधानिक समझौते का परिणाम नहीं है। अब इसी से पता चल गया कि भारतीय संघ दुनिया के अन्य संघात्मक व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। क्लियर है ना ये? अब देखिए, ये जो विशिष्ट कोटि का संघ है भारतीय संघ, आखिर इसकी विशिष्टता की वजह क्या है? आपको नहीं लगता कि जैसे ये जबरदस्ती का संघ है ना, राज्य की पहल पर बनाया गया। राज्य की पहल पर क्यों बनाया गया? ताकि प्रशासनिक सहूलियत को अपनाया जा सके। समझ रहे हैं? मतलब केंद्र की पहल पर भारतीय संघ की नींव केवल इसलिए रखी गई ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में सहूलियत हो सके। प्रशासनिक क्षेत्र में सहूलियत हो सके। अब देखिए, क्यों केंद्र ने ऐसी पहल किया? इसके लिए भारत की परिस्थितियां जिम्मेदार है। भारत में व्याप्त सरकमस्टांसेस जिम्मेदार है। जब भी कोई कहे कि भारत की पहचान बताएं अपने शब्दों में, तो आप क्या बताएंगे? भारत भौगोलिक रूप से उपमहाद्वीपीय आकार का देश है। यानी भौगोलिक रूप से विशालकाय देश है, और सांस्कृतिक रूप से बेहद वैविध्य मूलक देश है। विविधता मूलक। अब देखिए, ये भौगोलिक विशालता और सांस्कृतिक वैविध्यता आपको नहीं लगता कि शासन की चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं? इन दोनों कारकों की इन दोनों कारकों की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु हमने
विशिष्ट कोटि की संघात्मकता अपनाई। एक और वजह रही जो इसी के साथ आप जोड़ लेंगे। भारत में सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए भी हमने विशिष्ट कोटि की संघात्मकता अपनाई। इसलिए भी हमने विशिष्ट कोटि की संघात्मकता अपनाई। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसे। इस पॉइंट को लिख लीजिए। आप बिल्कुल यह बात आपका कहना सही है कि भारत अगर मतलब भारत में केंद्र अगर मजबूत नहीं होता तो भारत के अंदर विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वैविध्य मूलक देश है ना। और जिस देश में व्यापक स्तर पर विविधता होगी, चाहे कितनी भी अच्छी सरकार हो, जनता के सभी वर्गों के हितों को बराबर रूप से जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो कुछ क्षेत्र के लोग असंतुष्ट बैठे दिखेंगे आपको, है ना, क्योंकि है ही इतना विशाल देश, है ही इतना वैविध्य मूलक। अब देखिए, संविधान निर्माण के दौरान हमारे संविधान निर्माता इन सारी वास्तु स्थिति से परिचित थे। उनको मालूम था कि अगर हम शासन का विकेंद्रीकरण कर दें, शासन की शक्तियों को डिसेंट्रलाइज कर दें, तो शक्तियां कहाँ पहुंच जाएंगी? हाँ, रूरल लेवल तक पहुंच जाएंगी, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाएंगी। और जब ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेंगी तो गांव का जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, सामंती ढांचा है, वो मजबूत होगा। और जब गांव का सामंती ढांचा मजबूत होगा तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति लगभग नामुमकिन हो जाएगी। और मैं भी आपसे चर्चा किया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे लेकिन सामाजिक न्याय के साथ नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी पूरा भान था, पूरा एहसास था कि भारत जैसे विशालकाय देश को कोई भी एक हुकूमत अभिशासित नहीं कर सकती। वो शासन के कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस का गठन करना पड़ेगा जो केंद्र का हाथ बटाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों का गठन किया गया, राज्य स्तर पर सरकारों का गठन किया गया। फिर कहा गया कि जब राज्य स्तर पर सरकारें गठित हो ही रही है तो हम केंद्र की मनमानी क्यों चलने दें? क्या पता कल को केंद्र में कोई ऐसी सरकार आए जो राज्य सरकारों के बीच भेदभाव करने लगे। अब यूनिटरिज्म में क्या है, एकात्मकता में क्या है? संविधान शासन की सारी शक्तियां किसको दे दिया? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार की मर्जी पर है कि राज्य सरकारों को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो हमारे संविधान निर्माता सोचिए कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि हम राज्यों को शक्तियां कम ही देंगे ताकि राज व्यवस्था में केंद्रीकरण का भाव व्यापक बना रहे, ताकि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा न आए। वो चाहते थे कि केंद्र सरकार मजबूत हो। केवल सामाजिक न्याय ही एक पक्ष नहीं था, ये भी था कि इतनी विविधता है कि हो सकता है देश के किसी हिस्से में जनता का कोई वर्ग सरकार से असंतुष्ट है, नाखुश है, और समय के साथ उसके अंदर सापेक्षिक वंचना का है। सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के मनः मस्तिष्क में अगर यह भाव जागृत हो जाए कि देश के संसाधनों पर देश के सभी वर्गों का एक समान अधिकार है। हमारे प्रांत में भी जो संसाधन है उस पर भी सभी का अधिकार है, लेकिन हमारे प्रांत के संसाधनों का प्रयोग देश के दूसरे हिस्से के लोगों के विकास के लिए किया जा रहा है। हम निरंतर अवसान को प्राप्त करते जा रहे हैं, हमारा विकास हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में इनके मन में क्या आ जाएगा? वंचना। इस वंचना को कहते हैं सापेक्षिक वंचना, यानी दूसरे का विकास तो हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। और यही सापेक्षिक वंचना आगे चलकर उनके मन में
सिसेशनिस्ट टेंडेंसी डेवलप कर देगी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप कर देगी, विघटनकारी प्रवृत्ति जागृत कर देगी। और फिर कल को जो देश के बाहर के गिद्ध हैं वो अपनी नज़र डाले रहते हैं कहाँ कमजोरी दिखती है, फिर ऐसे लोगों को अपने मोह फांस में वो फांसेंगे। चिंता ना करो, जैसी अद्यतन हथियार चाहिए हम तुम्हें मुहैया कराएंगे फ्री में, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें एक झटके में देंगे। और इस देश ने तुम्हें अभी तक दिया ही क्या, और इस देश के साथ रहते हुए आखिर तुम पा ही क्या लोगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, अब बनेगा खालिस्तान। समझ रहे मेरी बात? आप बताइए, अगर इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, तो केंद्र का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि पंजाब सरकार क्या गारंटी है कि इसे कंट्रोल कर ही लेगी। हो सकता है पंजाब सरकार के भीतर संभव है बहुत सारे लोग इस विचारधारा के समर्थक निकल जाएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसलिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। मीन्स सिंपली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ चेक अपॉन द डिविसिव टेंडेंसीज। भारत के अंदर जो विघटनकारी प्रवृत्ति बढ़ेगी उस पर नकेल कैसे कसा जा सके, इसके लिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। दूसरा, राज्यों की स्वायत्ता क्यों जरूरी है? राज्यों की स्वायत्ता इसलिए जरूरी है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राज्यों का गठन भाषाई आधार वगैरह पे होने ही लगा, सांस्कृतिक आधार पे। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष की जनता अपनी पसंद की अगर सरकार चुनती है, तो वो सरकार, मतलब राज्य सरकार, अपने लोगों के लिए केंद्र सरकार की तुलना में बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि वो इन सीटू सरकमस्टांसेस से परिचित है, वास्तु स्थिति से परिचित है कि भाई स्थानीय स्तर पे सूरत ए हाल क्या है, केंद्र सरकार की तुलना में वो बेहतर जानती है। इसलिए राज्य सरकारों को भी स्वायत्ता दी जाए, लेकिन बहुत अधिक स्वायत्ता नहीं, न्यूनतम स्वायत्ता। और यही जो न्यूनतम स्वायत्ता है, मिनिमम ऑटोनॉमी, ये भारत को सैद्धांतिक रूप से संघ कहने को मजबूर कर देता है, सैद्धांतिक रूप से। नहीं तो अगर व्यवहार में देखा जाए तो आप यही देख लीजिए, मान लीजिए हम केंद्र के हवाले से ही शक्तियों का विभाजन करते, सपोज थोड़ी देर के लिए, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार। संभव है केंद्र सरकार शासन की अच्छी खासी शक्तियां प्रांत सरकार को दे दी। माना कि प्रांत सरकार ये नहीं कहेगी कि हम आपके साथ साझेदार हैं, स्टेक होल्डर हैं, ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन शक्तियां मिल रही है। लेकिन बस यही अंतर है, शक्तियां इसके पास आ जाएगी, अधिक से अधिक शक्तियां, लेकिन स्वायत्ता नहीं होगी। अभी एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी बस इसे समझ लीजिए। संघात्मकता में क्या है? हो सकता है शक्तियां कम हो केंद्र के पास, संविधान शक्तियों के बंटवारे के दौरान केंद्र को अधिक शक्तियां दे दे, राज्य को बेहद कम, लेकिन फिर भी शक्ति बंटवारा करने वाला कौन है? संविधान है। तो वैसे में राज्य सरकारें कह सकेंगी जो कुछ भी हमारे पास शक्तियां हैं केंद्र सरकार की बदौलत नहीं है। आप समझ रहे? यही कहलाता है स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी। एक और एग्जांपल देखिए, ये कोई कारपोरेशन है, कोई निगम है, ठीक है, या सीधी भाषा में कह लो ये कोई उद्योग है। ये साझा उपक्रम पे आधारित उद्योग है। मान लीजिए इसमें दो स्टेक होल्डर्स हैं, दो भागीदार हैं। एक भागीदार के पास 90% का स्टेक है, शेयर है, ठीक, और दूसरे के पास 10%। और इसी कारपोरेशन में एक हैं मिस्टर एक्स, जो बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स का पैकेज जो है वो ₹30 CR पर एनम है, यानी साल में ये कितना कमाते हैं? 30 करोड़। 30 करोड़। और इस कंपनी को सारे एम्प्लॉयज को पैसे देने होने के बाद जो शुद्ध लाभ होता है वो लाभ हुआ बेसिकली 50 करोड़ रुपीज, 50 CR। अब 50 CR का 90% कितना हो जाएगा? 45 करोड़। 45 करोड़ के पास गया पहले स्टेक होल्डर जिसके पास बड़ा स्टेक है, ₹45। इस महाशय के पास कितना गया?
बताइए, कमाई अधिक किसकी हुई? एक्स की है क्या? वो एम्प्लॉई है, इन्हें कमाई नहीं हुई। लेकिन ये कौन है? पार्टनर है। तो बताइए, ऑटोनॉमी किसके पास है? ऑटोनॉमी इसी के पास है। ये कंपनी के हर निर्णय में इनके साथ बैठेगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं और 10% शेयर वाला मिस्टर बी है, तो आपको नहीं लगता कि ए और बी दोनों साझेदार की हैसियत से मिलेंगे? लेकिन यही जो मिस्टर एक्स है ना, ये इम्प्लॉय की हैसियत से मिलेंगे। आप समझ में आई स्वायत्ता होती क्या है? तो ऐसी स्थिति, मतलब एकात्मक व्यवस्था में भी आप महसूस कर सकते हैं कि प्रांतों के पास काफी शक्तियां हैं। प्रांत सरकारों को शक्तिशाली बना दिया गया। शासन की जरूरतों के अनुसार केंद्र ने अधिकाधिक शक्तियां दे दिया। लेकिन स्वायत्ता कहां से आएगी? और जब तक प्रांतों के पास स्वायत्ता नहीं होगी, तब तक संघात्मकता एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि भारत में विशेष प्रकार की संघात्मकता क्यों अपनाई गई। ये एक ऐसी संघात्मकता है जहां केंद्र को अधिकाधिक शासनिक शक्तियां दे दी गई और राज्यों को न्यूनतम। वजह यही थी, केंद्र मजबूत रहेगा तो देश की एकता व अखंडता बनी रहेगी। केंद्र मजबूत रहेगा तो देश में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने में समस्या नहीं आएगी। अब दूसरा पक्ष, राज्य क्यों अपनाए गए? तो राज्यों का गठन इसलिए हुआ, इतने विशालकाय देश में कोई भी केंद्रीय सरकार ठीक तरीके से शासनिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती थी। राज्य सरकारें शासनिक दायित्वों में केंद्र का हाथ बटा सके, इसलिए ऐसा किया गया। दूसरी बात, एक केंद्र सरकार पूरे देश की जनता की आकांक्षाओं को ठीक तरीके से नहीं समझ सकती थी। लेकिन राज्य स्तर पे बनने वाली सरकारें अपने अपने परिधि में जनता के मिजाज को अपेक्षाकृत अच्छे तरीके से समझ पाएंगी और इस तरह से शासन सत्ता का संचालन सहज हो जाए। प्लस राज्य बहुत कम स्वायत्ता रखते हैं, इसलिए केंद्र से कभी अलग होने की ये जिद भी नहीं कर सकते। राज्य कमोबेश अपनी जरूरतों की, मतलब हर प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर है। ये जरूरत क्या है? हर हर जरूरत की पूर्ति के लिए आप क्या कहते हैं? कुछ कमाई करना पड़ेगा तो ही जरूरतें पूरी हो। और राज्यों की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र द्वारा प्रति वर्ष राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स, उसी के माध्यम से राज्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन। हमारी संघात्मकता में राज्य को इतना कमजोर बना दिया गया है कि अपनी हर तरह की जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य अपनी मर्जी से यूनियन से अलग, और ना ही कोई कोई क्षेत्र अपनी मर्जी से यूनियन का हिस्सा बन सकता है। प्लस केंद्र जब चाहे राज्य का इतिहास भूगोल सब बदल देगा। केंद्र जब चाहे उत्तर प्रदेश को पश्चिम प्रदेश बना देगा और उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अनुच्छेद 3, समझ रहे मेरी बात? इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ले रही है बात? अब ये समझ गए कि भारत में विशिष्ट कोटि की संघात्मकता क्यों अपनाई गई। अभी जितना बोर्ड वर्क आपने किया होगा, इसके नीचे एक इस तरह की रेखा खींच लीजिए और अब हेडिंग डालिए, मतलब लाइन खींच लीजिए और अब हेडिंग डालेंगे आप, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था। अब इसको जरा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक पेज में एकदम संक्षेप में ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपके पास पर्याप्त मसाला हो, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े।
संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था उदार लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। संसदीय शासन व्यवस्था उदार लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। संसदीय शासन व्यवस्था उदार लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह यह अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यह अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यह अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे बिंदुवार लिख लीजिए। पहला पॉइंट, तो पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, इस शासन व्यवस्था में इस शासन व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य इस शासन व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य इस शासन व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य सुस्पष्ट रूप से सुस्पष्ट रूप से शक्ति प्राथक्य, ब्रैकेट में लिख लेना, सेपरेशन ऑफ पावर। इस व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य सुस्पष्ट रूप से शक्ति प्राथक्य, शक्ति प्राथक्य लिख दूं क्या? हो गया? ठीक है। हाँ, सुस्पष्ट रूप से शक्ति प्राथक्य नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। कहने का अभिप्राय है, आगे लिखे अगला वाक्य इसी में, कहने का अभिप्राय है कि कहने का अभिप्राय है कि विधायिका तथा कार्यपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका जटिलतम रूप से विधायिका तथा कार्यपालिका जटिलतम रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका जटिलतम रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वहीं वहीं विधायिका तथा न्यायपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका एवं एवं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका वहीं विधायिका तथा कार्यपालिका एवं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, सुन लीजिए, वहीं विधायिका तथा कार्यपालिका एवं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अपेक्षाकृत एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रहे, ध्यान रहे, अगला वाक्य लिखिए इसी पॉइंट में, रहे, ध्यान रहे, इस व्यवस्था में कार्यपालिका को कार्यपालिका को ध्यान रहे, इस व्यवस्था में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति, लिखो, इस व्यवस्था में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह रहना पड़ता है।
इस व्यवस्था में कार्यपालिका को सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है तथा तथा जब तक इसे जब तक इसे जब तक इसे विधायिका का विश्वास तथा जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होते रहता है, जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होते रहता है, तब तक तब तक कार्यपालिका का अस्तित्व कायम रहता है। जब तक विधायिका का विश्वास प्राप्त होते रहता है, तब तक कार्यपालिका का अस्तित्व कायम रहता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। फिर ये बात अब इसी पॉइंट के जस्ट नीचे लिखेंगे नोट। नोट। भारतीय संसदीय व्यवस्था में भारतीय संसदीय व्यवस्था में भारतीय संसदीय व्यवस्था में देखिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। जवाबदेह रहना पड़ता है तथा यह मंत्रिपरिषद तभी तक तभी तक अपने अस्तित्व में कायम रह सकेगी तभी तक अपने अस्तित्व में कायम रह सकेगी तभी तक अपने अस्तित्व में कायम रह सकेगी जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहेगा। जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहेगा। जब तक इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहेगा। ध्यातव्य है ध्यातव्य है लोकसभा। ध्यातव्य है का मतलब समझ रहे हैं? इट शुड बी नोन टू यू। हमें मालूम होना चाहिए। ध्यातव्य है, लिखिए, ध्यातव्य है लोकसभा लोकसभा केंद्रीय संसद का निम्न सदन है। केंद्रीय संसद का निम्न सदन है। इसे इसे लघु राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। ध्यातव्य है लोकसभा केंद्रीय संसद का निम्न सदन है तथा इसे लघु राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। यानी यानी लोकसभा में देश की आम आवाम द्वारा लोकसभा में देश की आम आवाम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए नुमाइंदे होते हैं।
इसका मतलब समझ रहे हैं? जनता अपने नुमाइंदों के माध्यम से स्वयं बैठी हुई है ना। इसी में अगला वाक्य लिखिए, इस व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, कौन सी इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था? संसदीय कोटि की। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम जनमानस अपने पर, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम जनमानस अपनी सरकार पर बेहतर नियंत्रण रख पाता है। दिस पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड। तामझाम इसी पॉइंट के लिए किया गया, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, आम जनमानस अपनी सरकार पर बेहतर नियंत्रण रख पाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, संसदीय शासन व्यवस्था में, लिखिए संसदीय शासन व्यवस्था में दो पद तथा दोहरे प्रमुखों का प्रावधान होता है। दो पद तथा दोहरे प्रमुखों का प्रावधान होता है। उदाहरण स्वरूप, शासन का मुखिया और राज्य का संवैधानिक मुखिया दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। शासन का मुखिया यानी सरकार का मुखिया, शासन का मुखिया तथा राज्य का स्थानिक मुखिया दो अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो सुनिए, शासन का मुखिया तथा राज्य का संवैधानिक मुखिया दो अलग अलग व्यक्ति होंगे। साथ ही साथ शासन का मुखिया वास्तविक शक्तियों का उपभोग करेगा। शासन का मुखिया वास्तविक शक्तियों का उपभोग करेगा, जबकि जबकि राज्य के संवैधानिक मुखिया के पास, जबकि राज्य के संवैधानिक मुखिया के पास नाम मात्र की शक्तियां होंगी। जबकि राज्य के संवैधानिक मुखिया के पास नाम मात्र की शक्तियां होंगी। ध्यान रहे, शासन में नैतिकता, ध्यान रहे, शासन में नैतिकता तथा विकेंद्रीकरण को अपनाने के उद्देश्य से, विकेंद्रीकरण को अपनाने के उद्देश्य से इस तरह की व्यवस्था की जाती है। इस तरह की व्यवस्था जाती है। शासन में नैतिकता तथा विकेंद्रीकरण को अपनाने के उद्देश्य से इस तरह की व्यवस्था की जाती है। उदाहरण तो आप जान ही रहे हैं, केंद्रीय शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री और भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। दो अलग अलग लोग हैं। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास सामने झुकते हैं। क्यों? यही आचरणशीलता, नैतिकता, इसका ध्यान रखने। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था क्षेत्रीय अथवा स्थानीय आकांक्षाओं को, संसदीय शासन व्यवस्था क्षेत्रीय अथवा स्थानीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में, पूर्ण करने में अधिक सक्षम है। पूर्ण करने में
अधिक सक्षम है, पूर्ण करने में अधिक सक्षम है, क्योंकि क्योंकि यह यह क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। यह क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। निस्संदेह भारत जैसे विविधतामूलक देश के लिए यह अच्छी शासन प्रणाली है। निस्संदेह भारत जैसे विविधतामूलक देश के लिए यह अच्छी शासन प्रणाली है। क्लियर है ये बात? हाँ। अच्छा, संसदीय शासन व्यवस्था का मॉडल एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वहीं से हमने ये कंसेप्ट लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, तो अगर इतनी बातें आप संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे तो ये पर्याप्त है। ठीक। नेक्स्ट सब हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, भारत की विशिष्ट कोटि की संघात्मकता। भारत की विशिष्ट कोटि की संघात्मकता। अच्छा, लिखते समय अगर कहीं बीच में छूट जाए, वैसे मेरी कोशिश है कि आपका छूटे नहीं। आप देख रहे हैं मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूं, फिर भी अगर छूट जाए तो परेशान नहीं होना है। जहां से आपको सुनाई पड़े वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। अगर छूट जाए तो उसको खाली जगह बना लीजिए, बाद में किसी से मिलाकर उसको लिख लीजिए। लव कुश का कहना है, सर जी आप इतने बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, एक बार में ही लिखना है। नहीं, मैं 3 बार बोलता हूं, तो 3 बार में जब आप लिख सके कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऑनलाइन वालों को क्या चिंता करनी है, मान लीजिए छूट गया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो उपलब्ध रहता होगा। देखते नहीं है फिर, हाँ। तो दोबारा आप टाइम नोट कर लीजिए और उस टाइम पे जाकर लेक्चर को रेफर कर लीजिए। मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, अगर आप सही में समाधान चाहें तो। ठीक है। भारत की विशिष्ट कोटि की संघात्मकता, ये बताइए, आपको मैं समझा चुका हूं विशिष्ट कोटि की संघात्मकता। किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट? नहीं ना? तो जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि यहीं पर देन एंड देयर रिवीजन हो रहा है, और थोड़ी सी जहमत उठा देंगे, घर पे एक बार रिवाइज कर लें, फिर तो सोने पर सुहागा। लिखिए। टेक डाउन प्लीज। संघात्मकता, संघात्मकता राज व्यवस्था के अंदर, राज व्यवस्था के अंदर, संघात्मकता राज व्यवस्था के अंदर शक्तियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती, शक्तियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। संघात्मकता राज व्यवस्था के अंदर शक्तियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। यह भी उदार लोकतंत्र की ही एक विशेषता है। यह भी उदार लोकतंत्र की ही एक विशेषता है। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर
जहाँ कहीं भी वैश्विक स्तर पर जहाँ कहीं भी संघात्मकता पाई जाती है, जहाँ कहीं भी संघात्मकता पाई जाती है, हम यह पाते हैं वह हम यह पाते हैं वह कुल पांच वह कुल पांच आधारभूत पांच आधारभूत वैश्विक मानकों का अनुसरण करती है। कुल पांच आधारभूत वैश्विक मानकों का अनुसरण करती है। जैसे जैसे पहला पहला शक्ति विभाजन की संकल्पना। पहला शक्ति विभाजन की संकल्पना। शक्ति विभाजन की संकल्पना। यहाँ पर एक डैश लगा के ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कम से कम कम से कम दो अलग अलग स्तरों पर। शक्ति विभाजन की संकल्पना का क्या अभिप्राय है? कम से कम दो अलग अलग स्तरों पर सरकारों का होना। दो अलग अलग स्तरों पर सरकारों का होना। तथा तथा दोनों ही स्तरों पर व्याप्त सरकारें दोनों ही स्तरों पर व्याप्त सरकारें एक दूसरे के साथ स्वतंत्र संबंध साझा करती। दोनों ही स्तरों पर व्याप्त सरकारें एक दूसरे के साथ स्वतंत्र संबंध साझा करती। दोनों ही स्तरों पर व्याप्त सरकारें एक दूसरे के साथ स्वतंत्र संबंध साझा करती हो। यानी राज्य सरकारें राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अधीनस्थ न होकर सहयोगी की भूमिका में हो। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अधीनस्थ न होकर सहयोगी की भूमिका में हो। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अधीनस्थ न होकर किस भूमिका में हो? सहयोगी की भूमिका में हो। यानी राज्यों के पास भी स्वायत्तता हो। यही कहने का मतलब है ना? हाँ। दूसरा लिख लीजिए। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। इसका अभिप्राय है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें का मतलब है। इसका मतलब संविधान की सर्वोच्चता का इसका मतलब है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों ही दोनों ही अपनी शासनिक शक्तियों के लिए दोनों ही अपनी शासनिक शक्तियों के लिए दोनों ही अपनी शासनिक शक्तियों के लिए संविधान के संबंधित प्रावधानों पर निर्भर होंगी। संविधान के संबंधित प्रावधानों पर निर्भर होंगी। संबंधित प्रावधानों पर निर्भर होंगी। तथा तथा दोनों ही सरकारें अपने दायित्वों के कौन सा दायित्व? शासनिक दायित्व। दोनों ही सरकारें अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान दोनों ही सरकारें अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगी।
संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगी। यही संविधान की सर्वोच्चता है। तीसरा तीसरा लिखित संविधान लिखित संविधान का होना। ओके, इसको भी 2 लाइन में लिख लीजिए। क्योंकि संघात्मकता की बुनियाद क्योंकि संघात्मकता की बुनियाद शक्ति विभाजन की अवधारणा पर टिकी होती है। शक्ति विभाजन की अवधारणा पर टिकी। साथ ही साथ साथ ही साथ शक्ति विभाजन की शर्तों का साथ ही साथ शक्ति विभाजन की शर्तों का संविधान में शक्ति विभाजन की शर्तों का संविधान में सुस्पष्ट रेखांकन सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। सुस्पष्ट रेखांकन सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। लिख लीजिए। साथ ही साथ शक्ति विभाजन की शर्तों का संविधान में सुस्पष्ट रेखांकन करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा अन्यथा शासन संचालन के मार्ग में केंद्र तथा राज्य के मध्य शासन संचालन के मार्ग में केंद्र तथा राज्य के मध्य द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे सुन लो। अन्यथा शासन संचालन के मार्ग में केंद्र तथा राज्य के मध्य द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है। द्वंद्व समझ रहे हैं? टकराव टकराव। इससे राज्य व्यवस्था गंभीर परिणामों को झेलनी पड़ेगी उसे। ध्यान रहे लिखित संविधान लिखित संविधान लिखित संविधान एकल दस्तावेजी स्वरूप में होता है। एकल दस्तावेजी स्वरूप में होता है जो 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 संघीय प्रावधानों को यानी केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से जुड़े प्रावधानों को जो संघीय प्रावधानों को कि केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से जुड़े प्रावधानों को वह स्पष्ट रूप से निरूपित कर पाता है। समझ रहे मेरी बात? वह स्पष्ट रूप से निरूपित कर पाता है। वह स्पष्ट रूप से संघीय प्रावधानों को अथवा केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से जुड़े प्रावधानों को अथवा केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से जुड़े प्रावधानों को वह स्पष्ट रूप से निरूपित कर पाता है। निरूपित समझ रहे हैं? एक्सप्रेस। चौथा, संविधान की अनम्यता। देखो जी, हमने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि क्लास का पैटर्न क्या होगा। पहले टॉपिक को दबा के समझेंगे। आपके मन में कोई डाउट हो खुल के पूछिए, डिस्कस करेंगे और फिर दबा के लिखवाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितना झेल पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ, बताओ, जोर से बोलो। लिखने में ना? हाँ। अब सोचिए, इसी से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा का कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें 3,000 या 3,500 लिखने पड़े। मतलब मान के चलिए कि आपको एक प्रश्न पत्र में कितना भी कट शॉर्ट करेंगे, इतने वर्ड्स तो लिखने ही पड़ते हैं आपको। और जिस स्पीड में मैं लिखवा रहा हूं 3-3 बार बोल के, इसे कहते हैं लॉलीपॉप टाइप डिक्टेशन। इतना भी सहज डिक्टेशन नहीं होता है ना। लेकिन अब चूंकि मैं आपकी
कर्मठता देखकर उदार हो जाता हूं कि इतनी ठंडी में भी आप क्लास करने आ जा रहे हैं, जबकि आपके पास ऑनलाइन का विकल्प है। आपको भी तो मिला होगा ना। हाँ, तो एडमिशन के समय ही काउंसलर कहता है चिंता नहीं करना है, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, क्लास नहीं कर पाए आकर, ऑनलाइन उपलब्ध है। फिर भी आप क्लास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर मेहनत की जानी चाहिए। वैसे अब उतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी लिखने में ना। अच्छा ये बताइए, आपको वही चीजें लिखाई जा रही है ना, तो समझाया जा चुका है। और ये जान लीजिए, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना ही चाहिए। और गवर्नेंस के अंदर आप मान के चलेंगे, आपके पास कम से कम, मतलब बोर्ड वर्क के साथ जोड़ दिया जाए तो 150 पेज का एक नोट्स होगा। तो एक अलग बुकलेट आप बना लेंगे। ये नोट्स आपको हमेशा काम करेगा, हमेशा। क्योंकि मैं सिलेबस के अंदर लगी से घास टालने वाली परंपरा का अनुसरण नहीं कर रहा हूँ, विस्तार से जा रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि बोर्ड पे समझाने के क्रम में मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप केवल आपको समझाते ही चला जाऊं, और अगले दिन आऊं तो 1.5 घंटे केवल लिखवाते रह जाऊं। हाँ, मेरी यही शैक्षणिक शैली है। समझ रहे हैं? 2-4 दिन लगता है, आप मेरे साथ यूज टू हो जाएंगे, तय मानिए। आप देखिए, शोभा पूछ रही है अनम्यता क्या होता है। अनम्यता संविधान के फ्लेक्सिबल प्रोविजन से बनता है, सुनम्य प्रावधानों से। अनम्यता का मतलब, कम से कम संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से संशोधित किया जा सके। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में एक टॉपिक होगा, एक डायमेंशन होगा, संविधान संशोधन तथा मूल ढांचा सिद्धांत। संशोधन किसका करते हैं? संविधान के कवर का नहीं, उसके प्रावधानों का। तो वहां पर आपको सिखाया जाता है सुनम्य प्रावधान क्या है, अनम्य प्रावधान क्या है, सुनम्य प्रावधानों में कैसे संशोधन करेंगे। इसे कैसे करेंगे सुनम्य में? डोंट गेट नर्वस, बताओ। सुनम्य, तुम इसकी मदद करो, सुनम्य प्रावधान में संशोधन कैसे करेंगे? वो करें संसद में बैठकर। मतलब यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ, अरे भाई, साधारण विधायी प्रक्रिया का अनुसरण करके, सीधी भाषा में बोलो, विधि द्वारा, विधि द्वारा। और अनम्य में कैसे करते हो? संवैधानिक विधायी प्रक्रिया का अनुसरण करके। और यह प्रक्रिया कैसे अंजाम दी जाएगी, इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। वहां विशेष बहुमत लगाई जाती है। ये कहां प्रयोग में लाई जाती है? अनम्य प्रावधानों के लिए, रिजिड प्रोविजन। और रिजिड में भी ध्यान रखिएगा, अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये सुपर रिजिड प्रोविजंस हैं, संघात्मक प्रावधान। इनमें संशोधन के लिए राज्यों की भी मदद चाहिए होती है। चलो, तो संविधान की अनम्यता लिख लिया? तो लिख लिया, तो लिख लीजिए, 2-3 लाइन लिख लीजिए। संघात्मक शासन प्रणाली के लिए लिखिए प्लीज। संघात्मक शासन प्रणाली के लिए, संघात्मक शासन प्रणाली के लिए संवैधानिक योजना के अंतर्गत, संघात्मक शासन प्रणाली के लिए संवैधानिक योजना के अंतर्गत, संवैधानिक योजना के अंतर्गत अनम्यता का होना आवश्यक होता है। अनम्यता का होना आवश्यक होता। ध्यान रहे, ध्यान रहे, अनम्यता का मतलब यह बिल्कुल नहीं, अनम्यता का मतलब यह बिल्कुल नहीं संविधान के सारे प्रावधान ही अनम्य हो।
अनम्यता का मतलब यह बिल्कुल नहीं संविधान के सारे प्रावधान ही अनम्य हो। अगर संविधान के कुछ एक प्रावधान भी अनम्य होंगे, अगर संविधान के कुछ एक प्रावधान भी अनम्य होंगे, तो वह संविधान संघात्मकता की शर्त को पूर्ण कर रहा होगा, पूरा कर रहा होगा। संघात्मकता की शर्त को पूरा कर रहा होगा। इसके नीचे लिखे नोट, नोट, नोट। अनम्यता का संबंध, संविधान की अनम्यता का संबंध उसके अनम्य प्रावधानों से है। संविधान की अनम्यता का संबंध के अनम्य प्रावधानों से है, जिनके संशोधन की प्रक्रिया, इसे सुन लीजिए, संविधान की अनम्यता का संबंध उसके अनम्य प्रावधानों से है, जिनकी संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है, जिनकी संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से जुड़े हुए हैं, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से जुड़े हुए हैं, वे सभी प्रावधान आवश्यक रूप से, वे सभी प्रावधान आवश्यक रूप से संविधान की अनम्यता को दर्शाते हैं, संविधान की अनम्यता को दर्शाते हैं, जिनके संशोधन के दौरान, जिनके संशोधन के दौरान, जिनके संशोधन के दौरान केंद्र तथा राज्यों दोनों की जरूरत पड़ती है, जिनके संशोधन के दौरान केंद्र तथा राज्यों दोनों की जरूरत पड़ती है। पांचवा, न्यायालयी प्राधिकारिता, न्यायालयी प्राधिकारिता। टेक डाउन। संदेह, निसंदेह, निसंदेह संघात्मक व्यवस्था में लिखित संवैधानिक योजना, निसंदेह, निसंदेह संघात्मक व्यवस्था में, निसंदेह संघात्मक व्यवस्था में लिखित संवैधानिक योजना केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन को, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन को सुस्पष्ट रूप से रेखांकित करती है, सुस्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। बावजूद इसके, बावजूद इसके, बावजूद इसके हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते, बावजूद इसके, बावजूद इसके हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते
कि शक्ति विभाजन किए इस शक्ति विभाजन के शर्त पर इस शक्ति विभाजन के शर्त पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य कभी कोई विवाद होगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? कभी कोई विवाद होगा ही नहीं। अतः 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 न्यायालयी प्राधिकारिता के तहत न्यायालयी प्राधिकारिता के तहत न्यायालयी प्राधिकारिता के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है न्यायालयी प्राधिकारिता के तहत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि केंद्र राज्य संबंधों में यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा हो यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा हो यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा हो तो उसे न्यायपालिका की मध्यस्थता से निपटा जा सके। तो उसे अगर विवाद की स्थिति पैदा हो तो उससे न्यायपालिका की मध्यस्थता द्वारा निपटा जा सके निपटा जा सके। साथ ही साथ शक्ति विभाजन की शर्तों को समझने के लिए शक्ति विभाजन की शर्तों को समझने के लिए संविधान का निर्वचन अथवा व्याख्या संविधान का निर्वचन अथवा व्याख्या आवश्यक हो जाता है। निर्वचन अथवा व्याख्या आवश्यक हो जाता है। निर्वचन अथवा व्याख्या आवश्यक हो जाता है। माना कि माना कि संविधान में माना कि संविधान में सुस्पष्ट रूप से वर्णित माना कि संविधान में सुस्पष्ट रूप से वर्णित विभाजन की किसी शर्त पर माना कि संविधान में सुस्पष्ट रूप से वर्णित शक्ति विभाजन की किसी शर्त पर केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद पैदा हो जाए तब उस स्थिति में न्यायालय संबंधित संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या प्रस्तुत करेगा। तब उस स्थिति में न्यायालय संबंधित संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या प्रस्तुत करेगा। ध्यान रहे, न्यायालय की व्याख्या दोनों ही सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होगी। ध्यान रहे, न्यायालय की व्याख्या दोनों ही सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होगी। अब इसके नीचे लिख लीजिए नोट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों के भारत में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों का एकमेव मध्यस्थ करता है। एकमेव मध्यस्थ करता है। मध्यस्थ करता, अरे भाई आर्बिट्रेटर है ना। भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट ही इकलौता आर्बिट्रेटर है। हाई कोर्ट्स वगैरह आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। यूं तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही
संविधान का निर्वचन कर सकते हैं। यूं तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान का निर्वचन कर सकते हैं, किंतु सर्वोच्च न्यायालय मुख्य निर्वचनकर्ता की भूमिका निभाता है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय मुख्य निर्वचनकर्ता की भूमिका निभाता है। निर्वचनकर्ता, निर्वाचनकर्ता नहीं। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इज considered to be the chief interpreter of Indian Constitution. Means whatever the interpretation be made by the Supreme Court of India, that shall be final and binding upon center and state both. ठीक है, तो ये बेसिकली चीफ इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करिए, चेंज द पैराग्राफ। नोट हो गया? पैराग्राफ चेंज करिए। उपरोक्त उपरोक्त सभी वैश्विक मानक, उपरोक्त सभी वैश्विक मानक, उपरोक्त सभी वैश्विक मानक भारतीय संविधान में निहित है, लिहाजा भारतीय संविधान को सैद्धांतिक रूप से, लिहाजा भारतीय संविधान को सैद्धांतिक रूप से संघात्मक संविधान की संज्ञा की जा सकती। लिहाजा बीच में कमेंट्री मत करिए, थोड़ा धीरे थोड़ा आगे, छूट जाए तो छोड़ दीजिए। ओपन हो रही है, क्लास में पूरी तरह आज़ाद हैं। वेन एवर यू विश टू कम प्लीज कम, वेन एवर यू विश टू गो प्लीज गो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट कॉज इंटरप्शन। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लिखाते समय आपको मालूम है ना, पोथा रख के तो लिखवा नहीं रहा हूँ। आपको क्या मैं कंप्यूटर लग रहा हूँ? अरे लिखवाते समय रिट्राइव करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, थॉट प्रोसेसिंग करनी होती है। इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे थोड़ा पेशेंस रख लो यार, बात पूरी हो जाने दो। तो स्पून फीडिंग की भी एक सीमा होती है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें पढ़े बिना आप कौन सा तीर मार लेंगे आप? ये पढ़ना है, मुश्किल आए तो मुश्किल के साथ पढ़ना है, सिलेबस करना ही पड़ेगा। नहीं, इतना आसान नहीं है आईएएस क्वालिफाई करना। इतना ही आसान होता तो हम सब जैसे लोग इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और पढ़ाई में बहुत बेवकूफ नहीं हुआ करते थे। एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप समझेंगे कि इस तरह की व्यापक लापरवाही के साथ इतने बड़े ख्वाब को पूरा कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। अरे इतना सा तो निर्देश आप फॉलो कर सकते हैं भाई। हमने बोला है कि जब मैं लिखवाऊं, अगर कुछ छूट जाए तो रुक जाइए। पहले ही दिन बोला था कि आपको लगेगा दूसरे लोग लिख पा रहे हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपके अंदर खींच भी आएगी, मन ही मन मुझे गालियां भी देंगे, ऐसा संभव है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी स्पीड को बढ़ाना, धीरे धीरे आदत डालनी होगी। नहीं आप कहिए तो आपके कोर्स से मैं डिक्टेशन को स्किप कर दूं। मुझे लगता है कि डिक्टेट कराना आपके व्यापक हित में साबित होगा। कल को रिवीजन वगैरह ये सब, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर कहीं कुछ छूट गया तो आप मदद ले सकते हैं ना अगल बगल की। आप मुझसे ही पूछ लो कि सर यहाँ छूट गया है बता दीजिए, लेकिन क्लास के बाद तो बीच में मत बोला करिए। मैं 3 3 बार बोल रहा हूँ एक एक स्टेटमेंट, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करेंगे तो ही लिख पाएंगे। नहीं तो कई ऐसे तीरंदाज निकलेंगे जो कॉलर टाइट करते हुए हम तो क्लास से बाहर जा रहे हैं। अरे क्लास से बाहर क्या जा रहे हो भैया, तुम इस कंपटीशन से बाहर जा रहे हो। तुम किस भुलावे में हो? अपना बेशकीमती समय, माँ बाप का पैसा बर्बाद करना और फर्जी का टसन। इस स्तर पे कौन सी टसन, कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी बनकर ही तैयारी की जा सकती है। कई आपको ऐसे भी लंपट मिलेंगे जो सलाह देंगे कि अच्छा 2 अटेम्प्ट दे दिए, घर से दबाव बन रहा है, ऐसा करो पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाने लगोगे, हमारी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन पढ़ाने के लिए कदम रख दिए, तय मानिए जिंदगी में चपरासी की भी नौकरी नहीं हो पाएगी।
आईएएस तो दूर की बात। इस तरह के, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह के लोग आपको वे आउट सजेस्ट करते हैं। अभी आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। ईमानदारी से अपने सिलेबस को मास्टर करिए, प्रॉपर उस पर रीच बनाइए। एग्जाम के जो मूलभूत मानक हैं उनको एक बार पूरा तो करिए। पूरा कर देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यूपीएससी का सिलेबस इतना शानदार है, इतना शानदार, कि अगर इसके सारे, अभी जब सिविल सर्विसेज का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ तक लाकर छोड़ूंगा कि वर्तमान सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चर्चा होगी, साक्षात्कार के अंकों की चर्चा होगी। तो अब साफ साफ उसके इतिहास के साथ वर्तमान भी आप महसूस करेंगे, और फिर वहां देखेंगे भाई इसका सिलेबस इतना गजब का है कि इसे पढ़ लेने के बाद कोई बेकार हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। यूपीएससी का अटेम्प्ट रहते रहते किसी न किसी स्टेट पीएससी को आप सिक्योर कर लेंगे। और साथ में अगर एक काम कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन भी जारी रखे हों, करेस्पॉन्डेंट से ही सही। ये नादानी मत करिएगा। कितने लोग आप में से हैं जो ग्रेजुएशन करके आराम से बैठे हुए हैं पिछले 2-4 वर्षों से? कोई है? अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपने पॉज लगा दिया? नहीं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होता है, साइड से एकेडमिक की तरफ आपका रास्ता खुल जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, है ना। भुलावे में नहीं जीना है। कई लोग आपको पुशअप करेंगे, ध्यान रखना सिविल सेवा है, सिविल सेवा किसी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती। अरे मूर्ख, यहाँ बीबी और सौतन कहाँ से आ गई? बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। यहाँ कोई सौत वौत नहीं होती। पढ़ाई करिए और साथ में बी प्लान पर फोकस रखिए, कहीं उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई ईगो हर्ट नहीं होगा। लेकिन मेरा टाइम हर्ट हो गया 15 मिनट। क्या लिखवा रहा था? हाँ, उपरोक्त सभी वैश्विक मानक भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, लिहाजा भारतीय संविधान संघात्मकता की पर्याप्त जमीन तैयार करता है। अब नीचे हेडिंग डालेंगे, भारतीय संघात्मकता की विशिष्टता। भारतीय संघात्मकता की विशिष्टता। भारतीय संघात्मकता की विशिष्टता। अब चूंकि आपकी अगली क्लास है, खास करके ऑनलाइन बच्चों की क्लास होती है, मुझे पता चला वर्ल्ड हिस्ट्री की है या मॉडर्न हिस्ट्री की शायद, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 8:45 की आपकी क्लास होती है, कोशिश करिए कि तब तक आप आ जाएं, ताकि 11:45 तक मैं आपको छोड़ दूं। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो भी आज डिस्कस हुआ आपने उसे अच्छे से समझा और लिखा। कल जैसे ही क्लास में आऊँगा आप मुझे याद दिलाएंगे, ये लिखवा दूंगा। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू क्लास, थैंक यू।